नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आफरीन आज काम पर जाने में लेट हो गई थी। काले बादल आसमान में छाने लगे थे। उसने अपने कदम तेज कर दिए। आज तो आंटी बहुत डांटेंगी। उन्होंने कल ही कहा था कि मेहमान आने वाले हैं, सुबह जल्दी काम पर आ जाना। उफ, ये सपने भी ना बड़े ही गंदे होते हैं। मेरे को मीठी लोरी सुनाकर और सुला दिया। माँ, आप मुझे जगा नहीं सकती थी क्या? कितना अच्छा सपना था। कितने दिन बाद माँ दिखाई दी थी। बड़ी याद आती है। माँ इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई हमें? जुनैद भी बहुत याद करता है आपको। एक बार भी हम पर दया नहीं आई। बापू तो आपके जाने के बाद से बहुत पीने लगे हैं। आपके सारे घरों में मुझे ही जाना पड़ रहा है। शर्मा आंटी के घर काम करना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों झाड़ी पोछा कर कर मेरे हाथ में खुजली होने लगी है। लेकिन अब आप तो हो नहीं हमारा ख्याल रखने को। बापू ने अपने आप को दारू में डुबो लिया, तो जुनैद को तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। आफरीन आसमान में अपनी माँ से शिकायतें करती भागी जा रही थी। आसमान की कालिमा बढ़ती जा रही थी। उफ, छाता भी जुनैद ने तोड़ दिया। न जाने क्या सोचता है उसको। सोनू के घर जाने से रोकना पड़ेगा। कह रहा था टीवी पर कार्टून देखता है। उसी में दिखाया था कि बारिश में जब पानी भर जाता है तो छाता उल्टा करके उसको नाव की शक्ल देकर तैराया जाता है। बस उसी की देखा देखी में जुनैद भी पगला गया। छाते को उल्टा करके बैठ गए और तोड़ डाला। अरे माँ, कैसे संभालती थी आप इस बदमाश को? 15 साल की अल्पायु में ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। महामारी के क्रूर हाथों ने उसकी माँ को अपने आगोश में ले लिया था। पढ़ाई हो नहीं रही थी तो उसने माँ जहाँ काम करती थी वहीं घर पकड़ लिए थे। वहीं झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े वगैरह का काम करने लगी थी। वह एक घर में एक दिन काम कर रही थी। शर्मा आंटी को काम से कहीं जाना पड़ गया। शर्मा अंकल थे तो उन्होंने काम के लिए बुला लिया। वो काम कर रही थी। पीछे से अचानक दोनों हाथों ने मजबूती से कसकर उसे जकड़ लिया। वो कुछ समझ पाती कि इतने में उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसने शोर मचाना शुरू करा तो अंकल ने टीवी जोर से चला दिया। आफरीन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अंकल की आंखों में कुछ और ही चल रहा था और जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस पर लपके आफरीन ने भागने की कोशिश की तो उसका पैर चादर में उलझ गया और धड़ाम से गिर गई। अंकल के सर पर तो शैतान सवार हो गया था। ना कुछ समझ रहे थे ना सुन रहे थे। बस सामने एक औरत का जिस्म दिखाई दे रहा था। आफरीन का हाथ किसी चीज से टकराता है। लकड़ी के फूलदान को कसकर पकड़ लेती है। अंकल जैसे उसकी ओर पहुंचते हैं वो हाथ घुमाकर उन पर वार करती है। फूलदान सीधे उनकी बाईं आंख पर लगता है। वो दर्द से तड़प जाते हैं और मौका पाकर आफरीन कमरे से बाहर भाग आती है। दरवाजा बंद कर ताला लगा देती है। घर का दरवाजा खोल बाहर निकल जाती है। सामने से आंटी आ रही थी, उसकी प्यारी आंटी निर्मला। वो उनको सब कुछ बता देती है। आंटी तुरंत पुलिस को खबर कर देती हैं। जब तक पुलिस आती है तब तक उस घर की शर्मा आंटी भी काम से वापस आ गई थी। वो बड़ी शर्मिंदा होती हैं अपने पति की हरकत से। आफरीन से आंख भी नहीं मिला पाती हैं और आफरीन से माफी मांगती हैं। आफरीन कुछ नहीं बोली और वहां से निर्मला आंटी के साथ चली जाती है। आफरीन को निर्मला आंटी ही संभालती हैं, पानी पिलाती हैं और अपने सीने से चिपकाए उसको शांत करती रहती हैं। आफरीन काफी देर बाद शांत होती है। अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ जुनैद की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अब उसे ही निभानी थी। काम कम हो गया था। उस दिन आंटी का प्रेम से उसको संभालना बेहद भाया था। बिल्कुल माँ की झलक दिखाई दी थी। उस दिन से वह निर्मला आंटी का काम सबसे ज्यादा लगन से करती थी। शर्मा आंटी के घर के साथ साथ आसपास वाले घर भी अब छोड़ दिए थे। बस एक घर में ही काम करती थी। बादलों की गड़गड़ाहट तेज होने लगी थी। हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी। देर तो हो रही है लेकिन उसे बारिश बड़ी पसंद है, हमेशा से ही। वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है जब भी बारिश होती है। आज भी यह छोटी चंचल बूंदें उसको खुशी दे रही थी।
वह सोचने लगी कि दूर कहीं दुनिया के दूसरे छोर पर भी ऐसे ही बारिश हो रही होगी। कहीं उस छोर पर उसके जैसी कोई दूसरी लड़की बारिश में भीगते हुए नाच रही होगी। कहीं कोई ऐसा भी होगा जो बेखौफ बेपरवाह हो, बस बारिश की बूंदों से उठती खुशबू में खोया होगा। क्या उसे भी अपने भाई की पढ़ाई, पिता का ध्यान, घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती होगी? इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि वो अपने काम वाले घर पर पहुंच गई। उसने डरते हुए घंटी बजाई। आज तो उसकी खैर नहीं। आंटी ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। लगता है गुस्सा है, तभी तो कुछ नहीं कहा, आफरीन ने मन ही मन सोचा। अंदर आज चुपचाप अपना काम करने लगी। नेहा दीदी के कमरे से कुछ खुसुर फुसुर आवाजें आ रही थी। पिछले महीने दीदी का एक्सीडेंट हो गया था। स्कूटर से जा रही थी कि ऑटो वालों ने टक्कर मार दी थी। हल्की वो चोट आई थी, लेकिन दीदी चल नहीं पा रही थी। आंटी ने कई बार डॉक्टर को दिखाने को कहा, लेकिन दीदी टाल रही थी। झाड़ू लेकर दीदी के कमरे में पहुंची तो देखा आंटी और अंकल परेशान थे। सोई दीदी के पास बैठे थे। एक अंकल और थे, शायद डॉक्टर जैसे लग रहे थे। आफरीन ने इशारे से आंटी से पूछा कि क्या वह उस कमरे की सफाई कर ले। आंटी ने भी मुंह पर उंगली रखते हुए इशारे से उसे काम करने की सहमति दे दी। आफरीन चुपचाप वहां सफाई कर बाहर आ गई। बाकी का काम खत्म कर बाहर जाने के लिए आंटी से बोलने गई तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे से उनके पास जाकर उन्हें इशारे से ही बता दिया कि वह जा रही है और वह घर से बाहर आ गई। बारिश तेज होने लगी थी। उसने सड़क पर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक पन्नी पड़ी हुई दिखाई दी। झट से उठा लिया और अपना सर ढक लिया। आज उसके विचार माँ से हटकर आंटी पर अटक गए थे। उसका मन कह रहा था दौड़ कर जाए और आंटी के गले लग जाए, उनसे कहे सब ठीक हो जाएगा। बस यह विचार आया ही था कि उसने अपने सामने कदम रोक लिए, मुड़ी और वापिस आंटी के घर चल दी। आंटी हैरान तो हुई उसे देखकर, पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन अब आफरीन की हिम्मत नहीं हुई कि उनको गले लगा ले। वह बोली, आंटी परेशान मत होइए, जब तक नेहा दीदी ठीक नहीं हो जाती मैं उनकी सेवा करूंगी। अभी घर जा रही हूँ, वहाँ शाम तक का इंतजाम करके थोड़ी देर में आती हूँ। आंटी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और उसको आने को कह दिया। दूसरे घर वाली आंटी को बता दिया कि कुछ दिन वो काम पर नहीं आएगी। वो आंटी गुस्से में आ गई और बोली कि नहीं आई तो काम से निकाल दूंगी। यह क्या बात हुई कि हफ्ते भर काम पर ही नहीं आओगी। आफरीन ने शांति से हाथ जोड़े और माफी मांगी। बोली, माफ करिएगा आंटी, आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मेरी जरूरत अभी किसी और को ज्यादा है। आप किसी और को काम पर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। आंटी ने नौकरी से निकाल दिया। आफरीन को इसका कोई मलाल नहीं था। वो तो अपनी प्यारी आंटी निर्मला को और दीदी को अपनी सेवा देना चाहती थी। अब वो तन्मयता से उनका काम कर पाएगी, कहीं और जाने की जल्दी नहीं रहेगी। आफरीन घर पहुंचकर जुनैद को ढूंढ कर लाई। पड़ोस में सोनू के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसको सब समझाया, रात तक खाना बनाया और आंटी के घर पहुंच गई। नेहा दीदी का एक पैर घायल तो था ही, जिसको काफी नजरअंदाज कर दिया था। वही इन्फेक्शन अब काफी फैल गया था। डॉक्टर ने उनका पैर काटने की सलाह दी थी। इसी से सब परेशान थे, कोई और उपाय नहीं बचा था। काटा नहीं गया तो सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगा। छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत मांगती है। वही लापरवाही उसकी माँ को भी लील गई थी। बस जरा सी लापरवाही और उनकी दुनिया उजड़ गई। नहीं नहीं, माँ तो चली गई, मैं दीदी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी होगी। उसने अपने आप से वादा किया। उसी दिन से आफरीन साये की तरह दीदी के साथ रहने लगी। वो कब घर जाती, वहां का काम संभाल कर कब वापस दीदी के पास पहुंच जाती, आंटी को पता ही नहीं चलता। इतनी मुस्तैदी से उसने दोनों घर संभाल रखा था जैसे कोई नर्स हो। आंटी उसकी निष्ठा और धैर्य को देखकर खुश हो जाती। उन्हें आफरीन पहले से पसंद थी।
फिर अब उस दिन शर्मा ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और उसको सीने से लगाया था। तब ना जाने क्यों वो बड़ी अपनी सी लगी थी। जब भी आफरीन को देखती उसको अपनी बहन और उसकी नन्ही बिटिया याद आती। कोरोना के चलते बेचारे दोनों अस्पताल में कितने दिन मौत से लड़े, लेकिन उसने उनको नहीं बख्शा, गया तो साथ लेकर ही। आफरीन को देख उसकी ममता जाग जाती थी। पहले उसकी माँ काम करने आती थी, उसे भी तो इसी बीमारी ने खा लिया था। आफरीन ने हार नहीं मानी, तुरंत पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली। फक्र है उसको उस पर, बड़ी प्यारी बच्ची है। बाकी के घर छोड़ दिए थे, अब उसका सारा ध्यान आंटी के घर पर ही था। जुनैद को भी कभी कभी यहीं ले आती थी, पर वो भी नेहा दीदी के आगे पीछे उनके काम करते घूमता था। आंटी और अंकल जब घर पर होते तब उसे भी पढ़ा देते थे, उसको उससे पढ़ना अच्छा लगता था। दिमाग भी तेज ही था। आफरीन अपने भाई पर बड़ा नाज करती थी। नेहा दीदी की दिन रात सेवा करती, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत की जिम्मेदारी उनसे अपने कंधों पर ले ली थी। दीदी उसको अपने कपड़े और साज श्रृंगार का सामान देती रहती थी। नेहा दीदी बड़ी स्नेह करती थी। आफरीन को कभी लगता है कि नहीं था कि यह उसका परिवार नहीं है। सब उसको एक बच्चे की तरह ही प्रेम करते थे। वो भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। आंटी के हाथ के बने आलू के पराठे उसे बेहद पसंद थे, बिल्कुल उसकी माँ के हाथ का स्वाद था। उस दुनिया से माँ भी देखती होंगी। वैसे तो आफरीन ही खाना भी बनाती थी, लेकिन संडे को आंटी बनाती और सबको खिलाती थी। आफरीन को कभी भी बिना खिलाए जाने नहीं देती थी। आफरीन के पिता एक दिन अपनी ही शराब के शिकार हो गए और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। अब आफरीन और जुनैद अब अकेले रह गए थे। पिता तो कितनी आसानी से दुनियादारी से मुंह मोड़ ले गए थे। माँ के जाने के बाद से जैसे जीना ही भूल गए थे, अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखते थे। आफरीन को इस बात को बेहद दुख था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। शायद बापू अब खुश होंगे, यही सोचकर उसने तसल्ली कर ली थी। धीरे धीरे आफरीन ने अपनी मेहनत और लगन से सबका मन जीत लिया था। नेहा दीदी अब डंडे के सहारे चलने लग गई थी। आफरीन को अपनी छोटी बहन सा प्यार करती थी, वो भी उनके घर का हिस्सा बन गई थी। अब आंटी ने दोनों भाई बहनों को अपने घर का आश्रय दे दिया था। दोनों अब वहीं रहने लगे थे। पहले तो आफरीन को अटपटा सा लगा, लेकिन आंटी अंकल और नेहा दीदी सबका प्यार अपनेपन के एहसास से इतना भरा था कि सब कुछ सामान्य सा लगता था। ऐसा लगता मानो आंटी ही उनकी माँ है और अंकल जी पिता। खुद उसके पिता ने उसका हाथ न जाने कब ऐसे थामा होगा जैसे अंकल थामते थे। नेहा दीदी के लिए कुछ लाते तो उन दोनों को भी कुछ न कुछ जरूर दिलाते थे। एक दिन आंटी ने जुनैद को स्कूल में दाखिला दिला दिया। आफरीन को जैसे मन की मुराद मिल गई, वह बड़ी खुश थी। आंटी उसे उसकी माँ की तरह ही प्यार करती थी। जब तक ऑनलाइन स्कूल है तब तक घर से पढ़ना था, फिर तो स्कूल जाना था। बड़ा स्कूल जहाँ पर सुंदर सी यूनिफॉर्म भी थी, अभी नहीं दिलाई थी। आंटी कह रही थी जब स्कूल खुलेंगे तब उसको नई यूनिफॉर्म दिलाएंगी। वो नेहा दीदी के कंप्यूटर पर अपनी पढ़ाई करता है। थोड़ा बहुत नेहा दीदी फोन पर भी पढ़ लेता है। आफरीन, क्या तुम्हें मन नहीं करता पढ़ाई करने का? अपने भाई को देखो कितना मन लगाकर पढ़ता है। तुम कहो तो तुम्हारा भी दाखिला करा दूं। एक दिन आंटी ने बड़े प्यार से उससे पूछा। आफरीन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। ऐसा सिर्फ माँ ही सोच सकती है। माँ अपने सब बच्चों को समान प्यार करती है, किसी से भी भेदभाव नहीं करती। अब वो भी पढ़ने लगी थी। नेहा दीदी के रूम के पास ही एक छोटा सा रूम था, जिसको स्टोर की तरफ सब इस्तेमाल करते थे। उसे दोनों भाई बहन के पढ़ने का कमरा बना दिया। टेबल कुर्सी भी था। सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, दोनों के पास अपना खुद का बड़ा कमरा भी था, जहाँ पलंग था, गद्दे थे, ऊपर पंखा था। आफरीन ने कभी सपने में भी
नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी यूं बदल जाएगी। जब वो कहानियां पढ़ती तो सिर्फ गंदे लोगों की मिली थी। उसका पाला भी तो गंदे शर्मा अंकल से पड़ा था। उस दिन तो जैसे तैसे बच गई थी, आंटी ने बचाया था और साथ दिया था। तब उसे नहीं पता था कि इतने अच्छे लोग भी हैं, इतने अच्छे कि परिवार बन जाते हैं। उसे अपनी किस्मत पर नाज था। उसको माँ मिल ही गई थी। दूसरी दुनिया से उसकी माँ उसको ढेरों आशीष देती होगी। असली माँ ही माँ होती है, यह सच नहीं है। माँ सिर्फ माँ होती है, जैसे भगवान कृष्णा की माँ थी यशोदा मैया। दुनिया में सभी लोग गंदे ही नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे अंकल और निर्मला आंटी। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। चिड़िया भी चहक रही थी, कलियां भी मुस्कुरा रही थी। ओह, कितना खूबसूरती है सब। और दूर दुनिया में किसी और को भी भला क्यों खोजे। उसकी माँ के साथ साथ उसे खुद अपनी पहचान जो मिल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।